नमस्कार दोस्तों। हम आज एक बार फिर से शरद यादव जी के साथ लंबी गुफ्तगू की 7वीं किश्त के साथ हाजिर हैं। अपनी निर्भीक अभिव्यक्ति के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता के ज़रिए दीनहीन विचाराधीन लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाने की खातिर सतत अनवरत लगातार प्रयासरत शरद जी ने संसदीय बहस को व्यावहारिक बनाने में अहम रोल अदा किया है। और जिस अंदाज से उन्होंने कई बार सरकार को और सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस करने के लिए सरकार को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया है, वह बेमिसाल है। जिस सूझबूझ ग्राम्य परिवेश के जो लोग हैं उनकी समस्याओं की असाधारण समझ के साथ वो तर्कसंगत सुसंगत ढंग से बहस में हस्तक्षेप करते हैं, उससे संसदीय बहस की न सिर्फ गरिमा बढ़ती है बल्कि वह आम लोगों से जो एक कनेक्ट करने की बात होती है, सिर्फ रेटोरिकल कमिटमेंट नहीं बल्कि बहुत ही संजीदा किस्म का हस्तक्षेप, जिससे रचनात्मक प्रतिरोध भी उभर कर सामने आता है और सरकार की दिशा अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करने में मदद मिलती है। आज हम ऐसी ही लंबी सियासी पारी खेलने के बाद शरद जी की भूमिका जो आज के देश के राजनीतिक हालात में है, उस पर जिस तरह से उन्होंने मंडल और कमंडल के बीच एक को चुनने का नारा दिया था 90 के दशक में, और लगातार वो युवाओं और इस देश के बेरोजगारों से आह्वान करते रहे थे कि इस देश का जो बौद्धिक वर्ग है उसकी सुस्ती या फिर उसके दिमाग पर जो कब्जा करके बैठ गया मनवादी तंत्र, उससे निकालने की ज़रूरत है। उसी स्पिरिट के साथ उन्होंने मंडल कमीशन को किस तरह से लागू कराने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर, 1989 में जो आपने एक सरकार बनाई नेशनल फ्रंट की, उसमें जो लोक दल की पृष्ठभूमि के लोग थे, जन मोर्चा के लोग थे, उसमें एक यूनिक बात सामने यह आई कि भाजपा और वामपंथी दल एक साथ बाहर से समर्थन कर रहे थे। आपके लिए बतौर युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था सरकार को चलाने में? देखिए, जो 89 का जो मैंडेट था जी वो एक तरह से भारी बहुमत से जीती हुई कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, जी तो बोफोर्स के मामले में भी कुछ ही लोग, 2-3 लोग थे, उनमें से एक हम भी थे, और राज्यसभा में उस मामले को एक ताकत देने का काम और उस सवाल को पूरी ताकत के साथ उठाने का काम भीतर भी कर रहे थे। यानी जो लोकसभा है और जनता है, तो सड़क और लोकसभा का मेल जब तक नहीं होता तब तक वो जो बात है उसका कोई मायने, जो संसद है वो उसमें कोई मायने नहीं रखता। तो वो तो काफ़ी बड़ा, एक तो अंदर चल रही थी लड़ाई, उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल और मैं चुनाव में भी सब जगह जो हुई रहे थे, नहीं जो आपका जो हरियाणा का चुनाव है वो तो हम दोनों ने अपने उससे क्या उठाया। वर्किंग प्रेसिडेंट जरूर गौड़ा थे, गौड़ा जी थे, लेकिन उस चुनाव को तो हम दोनों नहीं, क्योंकि एक हरियाणा के 2 हिस्से हैं, एक साउथ हरियाणा है और एक पश्चिम का हरियाणा है। साउथ के हरियाणा में सारी सीटें हमारी मिल रही थी, सारा कंपेन हमारी मिल रही, और उधर की जो पूरी सीटें थी उनके लिए तो देवीलाल जी तो सब तरफ घूम रहे थे। लेकिन जिम्मेदारी जो थी वो पहली बार दोनों इलाके जो है एक साथ एक स्वर में खड़े हुए थे। तो उस आंदोलन के चलते फिर वीपी सिंह जी का बोफोर्स का मामला राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, इस मुद्दे को इतना यानी व्यापक कर दिया गया कि जन जन तक चला गया, और उसके नतीजे में आपको 89 में जो नतीजा आया तो
उसमें सबसे बड़ा यानी पार्टी के रूप में अपोजिशन में तो हम लोग थे, 162 लोग थे हम लोग, और उसमें जनता दल के जो लोग थे, लोकदल वाले लोग जो थे, उनकी ज़्यादा संख्या थी। और मैंने पहले बताया कि जनमोर्चा के लोगों ने पूरी ताकत और पूरा उसमें जो बंटवारा होता है जनता दल बनने के बाद, तो उन्होंने जिस तरह से सरकार होती है, सरकार की जो मजबूत पकड़ वाले जो दिमाग थे वो सब अपने हाथ में रखे हुए हैं। जनमोर्चा ने ज़्यादा हिस्सा लिया, और ख़ास करके चूँकि चौधरी देवीलाल और हम दोनों थे, और हमारी तरफ से चौधरी देवीलाल ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे थे, तो सरकार तो बन गई और आसानी से चल रही थी। लेकिन चंद्रशेखर जी के बारे में मैंने पहले बताया था कि वो इस सरकार के बारे में बहुगुणा जी और वो दोनों बिल्कुल ही यानी बीपी सिंह जी को जरा सा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वो लगातार उनके बनने के दौर में विरोध कर रहे थे उनके, जब आंदोलन सड़क पर होने रहे थे उस समय भी वो कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको छोड़ दो। उसमें स्वाभाविक था कि चंद्रशेखर जी को वो मानते थे कि मैं स्वाभाविक प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, ये उनके मन में था। और मैंने देखा है कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर को देखते थे तो वो उस पर अटैक करने का काम वो करते थे। अब पार्टी तो जीत गई, और फिर मैंने आपको बताया कि परिस्थिति ऐसी थी कि जो हमारा जो नेशनल फ्रंट था उसको बनाने में, उसकी आंदोलन में एक तरह से लेफ्ट पार्टी के लोगों का सहयोग रहता था। और जब ये सरकार, जब हम लोग लड़ रहे थे तो बीजेपी के साथ भी हमारा एक ग्राउंड पर अंडरस्टैंडिंग था, यानी हम लोग मीटिंगों में बैठ करके सीट का शेयर भी किए थे। तो बीजेपी तो वैसे ही हमारे साथ थे, यानी वो चुनाव में सामने नहीं दिख रहे थे हम लोग, लेकिन टेक्टिकल अलायंस हमारा था, और हमारे बाद उनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी। और लेफ्ट तो था ही, तो लेफ्ट की सहानुभूति हम लोग साथ यानी पुरानी थी, उसमें समाजवादी लोग थे, उसमें किसान आंदोलन से निकले हुए लोग थे। तो वो प्रमोद महाजन ने शायद एक बार कही होगी, वो नहीं बीपी देवगौड़ा के बारे में कही थी। लेकिन यहाँ जो है वो सरकार जो है वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चंद्रशेखर जी जो है वो एक दिन भी टॉलरेट नहीं करने की स्थिति में। और हुआ ये कि एक बाई इलेक्शन हो गया, यानी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के चौटाला जी, उनका बाई इलेक्शन था। ये वो जगह थी मैम, तो उसमें काफ़ी बड़ी हिंसा हो गई, और उसके चलते भी मतलब मैंने पूरा मीडिया जो है वो इस तरह से हमला किया, इस तरह से पूरा वो हुआ। तो चौटाला जी को इस्तीफा देना पड़ा, और उसमें भी जनमोर्चा के लोगों का बहुत बड़ा हाथ, आपके अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद, ये काफ़ी पब्लिकली मतलब मैंने इस मामले को काफ़ी उठाना शुरू किया। मैंने फिर चौटाला बने और निकल गए, ये भी एक बड़ी घटना हुई। उनके बाद कौन बनेगा इस पर भी काफ़ी विवाद होते रहा। यानी चौधरी देवीलाल जी का जो हरियाणा था जहाँ पे वो रहने वाले थे, उसमें टर्म आया था, और वो कहीं ना कहीं उनके मन में टीस था, तकलीफ थी कि हमको हैकल करके इस तरह किया जा रहा। और उस परिस्थिति का जो राजनीति में चंद्रशेखर जी बहुत पारंगत आदमी थे, उन्होंने इस परिस्थिति का बहुत खूबी से इस्तेमाल किया, और चौधरी देवीलाल जी से करप्शन, कई मुद्दे करप्शन को उठाते हुए लेटर बिल्कुल ही, वो जो पत्र है वो बिल्कुल ही वो उनकी तरफ का था ही नहीं, कोई और ड्राफ्ट किया। हाँ जी। और वो यानी
वो घटनाक्रम जो हरियाणा का था उससे वो आहत थे, जी जी उनका पूरा लाभ। और उसमें चौधरी देवीलाल जी के घर के जो लोग थे उनमें वो भी शरीक थे, जी और बहुत तरीके से चंद्रशेखर जी ने उसमें खूबी से रोल प्ले किया। राजनीति जो है वो बहुत वो यानी देवीलाल जी को उनने फ्रॉम डे वन वो मानते थे कि ये एक ऐसी इस्तेमाल की चीज़ इसके जरिए कर लेंगे, अपना खेल हित हो साथ सकता है, लेंगे। यानी राजनीति बन सकती है। और चौधरी देवीलाल जी अनोखे आदमी थे, जी यानी कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला करने में उनको देर लगती नहीं थी। जी और वो लेटर जो था उसके बाद मीडिया ने भी तमाम लोगों ने इस तरह से वातावरण बनाया, जी और इन लोगों ने भी इतना प्रेशर बनाया कि भाई या तो हम रहेंगे या अच्छा अच्छा इनके ऊपर भी आरोप था उसमें, जी जी अरुण नेहरू के ऊपर भी। तो बीपी सिंह जी ने चौधरी देवीलाल का जो इस्तीफा नहीं मंजूर किया, उनको ड्राफ्ट कर दिया, राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया कि इनको ड्राफ्ट किया जाए। उसके बाद फोन हमको किया बीपी सिंह ने। बीपी सिंह जी का, अच्छा और वो बोले कि बहुत मुश्किल है ये, वो अब चला नहीं जा सकता है इनके साथ। बोले देखिए निकालना नहीं, आप जानते हैं कि चौधरी देवीलाल जो है उनकी पर्सनैलिटी है, जी तो मैं कल एक बार कोशिश करूँगा मिल लेने की। कि वो इस मामले को पेचअप किया जाए। तो बोले चलो भाई हम तो भेज चुके हैं। तो मैं फ़ोन रख दिया, जी तो बातचीत नहीं बात करी। उसी दिन सवेरे उनका, वो तारीख मुझे याद नहीं है, 5 है या 4 है, अच्छा अच्छा तो देख लेना जी जी कौन तारीख है वो। सवेरे सवेरे एसपी जी के लोग, मैं 9 अक्टूबर रोड पर रहता था, जी। वो सवेरे सवेरे इधर उधर, तो मेरे यहाँ तो बैन तो थी नहीं। फ़ोन आपको सर उन्होंने 3 अगस्त की रात को किया है, और 4 अगस्त की सुबह किसी मैसेंजर को भेजा है उन्होंने, और तब आप पीएम हाउस पर जी 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 तो मैं जिस तरफ सो रहा था तो वहाँ भी खिड़की बजी, जी जब मैं खोला तो एसपी जी के लोग थे, बोले पीएम ने याद किया आपको। जी मैं आता हूँ, नहाया धोया, मैं गया जी वहाँ लखनऊ में पहुँचा हूँगा वही 7 बजे सर करीब। जी जी वहाँ से उनके साथ उठ करके मैं आया हूँगा लगभग 10:30 बजे या 11 बजे। अच्छा अच्छा लंबी चर्चा होती रही, और मुझे अच्छी तरह याद था कि मंडल वाली जो हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें साफ था कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जी चूँकि उसमें जांच नहीं थी, तो एक चीज़ थी कि वो मुद्दा एक आध बार मधु दंडवती या किसी ने उठाया, तो देवीलाल बिल्कुल एकदम आपे से क्या बात करते हो। जी तो वो मैं देख रहा था कि यदि मंडल के ऊपर हम करेंगे तो जो जन मोर्चे के लोग थे जी उनके मानस को समझकर मैं कहना चाहता हम लोग दोनों को लड़ाएंगे, और मैं उसको ठीक नहीं मानता, जी जी तो मैं कभी उठाया नहीं। और उनके जो सेक्रेटरी थे विनोद पांडे क्या नाम था उनका, जी उन्होंने ये कहा भी, लोगों ने पूछा कब तक सरकार चली, उस पत्रकार से कहा कि जब तक शरद यादव मंडल की कमीशन की बात को उठाए, विनोद पांडे विनोद पांडे। जी तो वो पत्रकार भी जी से मेरे भगवतपुर ने बताया, जी वो बात भी सही थी। और मैंने उस दिन सुबह जा करके मंडल के बारे में, उसके बारे में क्या जो परिस्थिति बन रही है वो सरकार जाएगी, जी जी एक मुझे महसूस हो गया, आवाज़ हो गया। अब चौधरी साहब जो है वो बीपी सिंह जी जो है वो ये मानते थे कि अधिकांश एमपी हमारे साथ हैं, और 9 अगस्त को रैली बुलाई थी देवीलाल जी। तो हमारा और देवीलाल जी का दोनों का तो एक ही पार्टी के लोग थे, जी एक जमात के लोग थे। जी जी तो ये सारी बात करते हुए
मैंने सो मेनी वर्ड्स में उनको कहा कि या तो मंडल लगाइए, जी और उसका विस्तार से मैंने समझाया कि चुनाव में इसका बहुत हमको जी। बड़ा भारी पार्टी खड़ी हो सकती है। दूसरा मैनिफेस्टो में भी था ये। हाँ, मैनिफेस्टो में भी था। जी और इसके साथ साथ मैंने कहा कि भाई यदि ये नहीं करेंगे तो फिर जो लोग हैं उनको रोकना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो एक साथ रहे हैं। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल हम दोनों मिलकर के लोगों को यहाँ एमपी बनाया, जी जी तो वो तैयार हो गए। लगभग 9:30 बजे करीब होगा तो हमने जी नाश्ता कर रहे थे, जी जी। नाश्ता हो चुका था, तो बोले ठीक है हम लगाएंगे 15 अगस्त को लगाएंगे। मैंने कहा ना जी 9 अगस्त के पहले लगाएंगे, जी जी। नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उनको महसूस हुआ कि जी बात मैं ठीक कह रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो भी जान रहे थे कितनी बड़ी चीज़ है। जी जी। और 9 अगस्त के पहले हो 7 को लगा है या कब 7 अगस्त को लगा। जी जी। इस तरह से ऐसी परिस्थिति हो गई जी उसमें ये, अब वो चर्चा जो है बहुत लंबी है। जी जी जी। वीपी सिंह जी को मैंने सामाजिक इसके चुनाव पर इसके असर का, जी जी और उनको कितना बड़ा यश मिलेगा, जी जी। ये सारी चीज़ें इस तरह से कन्विंस किया आपने। कन्विंस की। जी जी यार वो जो है वो एक तरह से राजनीति में तो पारंगत थे, जी जी जी। तो यानी उनको भी महसूस हुआ कि नहीं ये ठीक है, स्टेप इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा नहीं। और इस तरह से ये मंडल लागू हुआ, और फिर देश में यानी जैसे कोई सोते हुए आदमी की चादर खींच दे, इस तरह से देश भर में बवाल शुरू हो गया। और फिर यहाँ तक चला गया आत्मदाह का। जी यानी अटल जी मुझको बताते थे, उन्होंने सब जगह बताया, जो गोस्वामी था उनके उसके पीछे से लोगों ने तेल पर फेंका, और वो यानी एक तरह से आधा जल गए थे जी जी। राजीव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी। और जो बवाल हुआ है जी तो वो तो सारा उस समय का इतिहास जो अखबार है, वो किस तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि किसी विदेशी आदमी ने जी जी। चीज़ों को हाथ, यानी ये इनसे छीन ऐसा लिया। हक है। एक तरह से आज़ादी के बाद यदि कोई सबब सबसे बड़ी उथल पुथल थी तो वो थी, लोग लगता था कि कोई विदेशियों को मिल गया है, जी और उसमें मतलब यानी रोज जो है वो अरुण नेहरू जो थे कुछ से कुछ वो इतना यानी कैबिनेट में भी जी जी। वीपी सिंह ने सीधे जाकर के कहा, लोग कुछ उठाने काम की तो मधुजन थे और हम थे, यानी उस कैबिनेट में सब लोगों ने जी आपके ये समाजवादी प्रश्नों के लोक दल वाले जो लोग थे वो सब कैबिनेट में अजीत सिंह। आपका ये अजय सिंह जी से बोले कि इसमें जाट का भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब वो स्वाभाविक था उनका। जी जी। और कोई कोशिश किया तो उनको उन्होंने नहीं सुना, और लागू हो गया। तो फिर देश भर में जब लागू हुआ तो एक से एक आपका जो आपका एम्स है, जी जी। चौराहे पर लड़के बिल्कुल। रात को खड़े हो गए चारों तरफ में, और फिर मैं भी दौरा चारों तरफ दिल्ली में लगाया। जी जी। आप जेएनयू भी गए हुए थे। सब जगह गया। जी जी। और जेएनयू गया तो जेएनयू में तो मेरे एक तरह से चारों तरफ से जी जिस तरह का वहाँ जो बहुत प्रोग्रेसिव बात करते हैं ना, वो सब भी तो हिपोक्रेसी। इसी तरह से कैसे यानी हाँ मेरे खिलाफ जी। जैसे कोई यानी या आशुतोष वगैरह सब थे, सब थे। हाँ बिल्कुल। यानी ऐसा लगता था कि जान ले लेंगे, जी जी लेकिन मैं वहाँ मेरे साथ लोग थे, जी जी। क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो गए थे, उनको मैं ऐसा साथ बैठा था। जी जी। जब निकलने लगा तो मेरे को बड़ी कोई ने रोकने का भी काम किया। जी 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 जी। यानी मैं भाषण दे करके निकल रहा था तो निकलने नहीं दे रहे थे। ओ।
यानी एक तरह से सोचते थे कि इसको यहीं ख़त्म कर दें, जी जी मगर वो यानी मेरे साथ भी जो लोग थे यदि वो इस रास्ते पे निकलते तो वो बिल्कुल बिल्कुल वो रास्ते में वो जी उनको नतीजे, क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग थे वो मेरे साथ तैयार थे। बिल्कुल बिल्कुल और करतार सिंह थे हम्म, जो चौधरी साहब के सिक्योरिटी थे, जी जी उनको लगा दिया कि मैं नहीं निकलूँगी, अच्छा आप निकलेंगे जान को खतरा है। तो वो जान करके मुझे डराना चाह रहे थे, जी जी या क्या स्कीम थी उनकी नहीं, क्योंकि मेरी जान की उनको इतनी कभी चिंता नहीं रही। अच्छा अच्छा जी हजारों साल से जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं उनकी जान की तो उनको कभी जान नहीं है, जी जी मगर मैं उसको धक्के दे रहा, जी जी जो होगा देखा जाए। देख रहे हैं और मैं चारों तरफ जो है वो जी खास करके जो गुजर गांव थे, गुजरों में यादवों के गांव थे, जी इनमें सब जगह मुझे वो खास करके बड़े पैमाने पर जो कमज़ोर तबके के लोग थे हर तरफ जो है वो, और मैं निकला जी और निकल करके, और मीडिया तो एकदम तलवार लेके खड़ा हो गया। वीपी सिंह ने कहा भी भाई कि ऐसा लगता है कि कोई विदेशियों को, मैं जो बात जी कह रहा हूँ जी उनके मुंह से निकला कि भाई कि ये क्या है, जो हक लिखा हुआ है, तो ये हालत थी। और उस दौरान फिर एक नया तरीका निकाला उन्होंने कि हम आपके सर पे हजारों साल से बैठे हैं, यदि हमको उतारोगे तो हम जल के मरेंगे। प्रतिरोध का कैसा तरीका जी जी निकाला जी बहुत ही कि नहीं, आप हम मतलब है ना, आप जो है वो आपके सर पे बैठे रहेंगे, हमको सर से उतारोगे तो हम हाथ उठा करें। यानी क्या तरीका निकाला, कम लोगों ने किया है, जी जी प्रचार ज़्यादा हुआ, किसी बिल्कुल। किसी नाम पे भी कोई डेथ हो गई, बोले कि उसने हाथ उठा कर लिया। मंडल के अटल जी ने ये खुद बताया, जी जी गोस्वामी का, और गोस्वामी खुद मंडल में था, हाँ लाभार्थी लाभार्थी था। हाँ जी 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 और ये जो खबरें हैं इनको देने के लिए रोज अखबारबाजी अखबार में चला था, अरुण नेहरू जो है अपने से देते रहते थे वो एकदम प्रधानमंत्री के कान जो 7 RCR है जी उसमें वो घंटे 2 घंटे में हो जाता था, यहाँ चले गया यहाँ चले गया, मैं भी वहाँ रहता था। जी 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 और उसी दौर की बात है कि ये बनाया गया कि वापस ले गए। अच्छा कैबिनेट का मीटिंग हुआ, जी जी तो मीटिंग में सब लोग थे, लेकिन मीटिंग में पेपर बना कर रखा हुआ था विनोद पांडे ने। जी जी अब वो तो कभी इतिहास में ढूंढा जाएगा तो पता चलेगा बिल्कुल वो है कि नहीं है। जी उसमें मैंने आर पार करके बात की जी कि ये जो सब हो रहा है इससे मैं ना सो मैनी वर्ष नंबर का सवाल ही उठा, वो मतलब वो पेपर भी नहीं रख पाया, हाँ हाँ जी क्योंकि जो ताकत MPs की थी वो तो हम लोग साथ ज़्यादा थी, जी जी उस समय तो सभी लोग साथ थे। और भी मुझे अच्छी तरह याद है कि सो पेपर था वो वापस ले आए अरुण जो है, हाँ वापस लेने के लिए वापस ले लिया जाए इसको। नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए और अरुण नेहरू जो है उसके चेहरे पर तो जैसे खून आ जाता था, जी जी आत्मदाह कोई करता था जी तो लगता था कि उसको यानी वो इस काम पे लग गया था। जी तो ये लेकिन उसमें मधु दंडवत साथ थे और पूरी ताकत के साथ। जी और क्या कहते हैं फिर पार्लियामेंट में 2 कांग्रेस हुआ, जी और ये है कि मधु दंडवत और मैंने ये स्कीम बनाई, ये सोच लिया कि भाई ये जी हम लोग नो कॉन्फिडेंस अविश्वास का प्रस्ताव जो है उसमें वोटिंग नहीं कराएंगे। अच्छा और मैं तो इसलिए कहा कि भाई चंद्रशेखर जी का जी मैं मानता था कि वो उनका हक था जी जी कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं छीना है। तो मैं सोचता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा जी तो जो एंटी मंडल फोर्सेज हमारे भीतर जनता दल में थी, जी जी जिनको कई लोग मैंने टिकट दिया था, देवीलाल जी मैंने दिया था, वो सब के सब जो है वो जी चंद्रशेखर जी के साथ जी और कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी तो यानी राजीव गांधी जो थे जी वो मंडल से ज़्यादा बीपी सिंह के खिलाफ थे, अच्छा है ना, उनको मतलब है सबसे ज़्यादा जी बीपी जो खुंदक थी वो बीपी सिंह जी से थी। और उन्होंने मंडल के खिलाफ
खिलाफ भाषण भी उन्होंने किया राजीव बहुत गांधी बड़ा ने। भाषण किया, जी, लंबा। रिजर्वेशन के बारे में बहुत खराब बोले, जी जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो वीपी सिंह के प्रति निजी खुन्नस। उस खुद उनका उनके प्रति जो मन में तकलीफ थी उसके कारण वो सारी बात हुई। जी मैंने उनसे कहा भी कि ये तो कांग्रेस पार्टी का पूरा जो है वो आइडियोलॉजी के ही। आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं। जी जी। इस 7 नवंबर 1990 को आपका एक ऐतिहासिक भाषण हुआ जिस रोज़ कॉन्फिडेंस मोशन था, और आपने शुरू ही यहाँ से किया था। वह मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ कि यह धर्मनिरपेक्षता का विश्वास मत है। मैं आज यहाँ एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते खड़ा हुआ हूँ। आज हम जो विश्वास का मत हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं वह इस राज को बचाने के लिए नहीं आए हैं। आपने तो 40 वर्षों तक राज चलाया है, कुर्सी और सत्ता की आपको भूख हो सकती है, हम तो गरीबी, बेबसी और लाचारी की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक और बात, जो आपने राजनीतिक दल का क्या कर्तव्य होता है उस पर बहुत फिलोसफिकल ढंग से आपने इंटरवेन किया था कि राजनीतिक दल किस लिए होते हैं। मैं सारे सदन से पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, धर्म क्या है। यदि आपका कार्य और धर्म जिंदा इंसानों की इबादत नहीं है, पूजा नहीं है, अर्चना नहीं है, तो आपके धर्म का इस सदन में कोई काम नहीं है, क्योंकि यह सदन संविधान के तहत बना है। यह सदन इंसानों को सड़क, पानी, तन के लिए कपड़ा और उसको सब तरह का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास देने के लिए बना है। और जिस तरह से कमंडल लेकर ये लोग चलने का योजना बना रहे थे, तो आपने कहा दुनिया में किसी भी युद्ध में इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग धार्मिक उन्माद में मारे गए हैं। आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि 80% लोग जो अधिकारों से वंचित हैं उन्हें मजबूत करने के लिए है। इसलिए मैं श्री आडवाणी जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो रथ चलाया है वो राम का रथ नहीं, वह भाजपा का रथ है। मैं भाजपा के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज देश लाचार है, बेबस है, पहले से ही गुर्बत में और बहुत तरह की समस्याओं में फंसा हुआ है। वो हिंदुस्तान को बनाने का काम करें। राम और रहीम तो उस दिन मजबूत हो जाएंगे जिस दिन देश मजबूत हो जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा, जब इस देश का मुसलमान मजबूत हो जाएगा। जब मैं इस भाषण को पढ़ रहा था तो मेरे रोम रोम से हिल रहे थे कि उस वक्त सदन के अंदर क्या वातावरण रहा होगा और इसका क्या असर रहा होगा। उस वक्त तो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, लेकिन प्रोसीडिंग में यह बात इतिहास में दर्ज है और इसको आज की युवा पीढ़ी के बीच ले जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब चारों तरफ से आरक्षण की शल्य क्रिया कर दी गई, सब तरफ से ख़त्म कर दिया गया। और ठीक ये 7 नवंबर 1990 का भाषण है। उसके पहले आपने गांधी मैदान में 8 अक्टूबर 1990 को जनता दल की एक भारी रैली करी थी, जिसमें लगभग भारत सरकार की पूरी कैबिनेट ही वहाँ पर मौजूद थी। और उसमें आपने एक शानदार बात कही कि जनता दल ने अपने वायदे के मुताबिक हजारों सालों के शोषित पिछड़ों को आरक्षण देकर न केवल अवसरों में भागीदारी की है, बल्कि हमने उनकी सुषुप्त चेतना और स्वाभिमान को भी जगाने का काम किया है। जो हाथ अक़लियतों के खिलाफ उठे उन्हें थाम लो। तुम्हारे इस आंदोलन में अक़लियतों का साथ कारगर साबित होगा। फिर भारत की गद्दी से तुम्हें कोई बेदखल भविष्य नहीं कर पाएगा। तो ये जो योगदान है आपका, इतने तरह के प्रपंच चल रहे थे, सरकार के अंदर भी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी अतिक्रम से बाज नहीं आ रहे थे और वजीर आजम कह रहे थे कि इसको वापस कर दिया जाए। फिर भी आपने उस आंदोलन की चमक को जरा सा भी फीका नहीं होने दिया और एक आपने अपील जारी की देश के युवाओं के नाम। वो एक पेज की अपील है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल ही मुझे किसी ने, उत्तर प्रदेश के हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार सत्येंद्र PS, उन्होंने शेयर किया था, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया है। वह अपील भी बहुत फिलोसफिकल है जो जनता दल के नेता के रूप में आपने सदन में जो जारी की थी, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ये लोग लेकर चले गए। क्या बहुत संक्षेप में भी यह आप बताएंगे सर कि कितनी देर का ये जो है वो तो पूरे देश में एक तरह से जो है वो जो आंदोलन का नहीं था, एक तरह से जो है वो मंडल की जो लागू होना और जिनको मिला था जी, वो किस तरह से जाति व्यवस्था में एक दूसरे के प्रति और जो हमारा भारतीय समाज जो है उसकी जो जाति व्यवस्था है
उसके चलते ये देश लाचार में सब तरह की दिक्कतों में फंसा है। यदि कोई सबसे बड़ा रोग है तो ये है। जी उस रोग को बनाए रखने के लिए इस तरह का पूरा आंदोलन नहीं था। जी एक तरह से ऐसा लगता था कि जो सबल और ऊंचे तबके के लोग हैं वो सड़कों पर चारों तरफ छाए हुए थे जी और हम तना आदमी थे। है ना, दिल्ली में तो हमारी आबादी है लेकिन वो सुप्त है, सोई हुई है। जी जी और बाहर से आए हुए लोग तो कई तरह की लाचारी में, लेकिन यहाँ के जो कुछ गांव के लोग थे उन्होंने उस समय हमारा उस आंदोलन में कि जो हमारा जो वीकर सेक्शन कमजोर तबका है उसका हौसला नहीं टूटना चाहिए। जी जी तो जोखम उठा करके वे चारों तरफ उस समय दिल्ली में घूमे। जी जी और जब गोस्वामी को अस्पताल में यहाँ भर्ती कर दिया गया जी सफदरजंग में, तो उनको देखने के लिए अडवाणी जी और पहुँच गए। खुराना साहब पहुँचे। वहाँ लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया इन्हीं लोगों ने, अच्छा अच्छा क्योंकि बीजेपी भीतर इसका विरोध नहीं की पार्लियामेंट में। लेकिन है वो कहीं बैठ करके, वो जगह भी है लेकिन उसका नाम मैं लेना ठीक नहीं जी जी मानूंगा जी जी क्योंकि वो आदमी आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद जब ये इनके साथ जो हैकल हुआ तो ये बैठ करके फिर ये स्कीम बनाया है और फिर ये राम का रथ जो है निकाला वो वहाँ से सोमनाथ सोमनाथ सर कपड़े फाड़ देगा अडवाणी जी के और ये खुराना मनोहर खुराना अच्छा फाड़ने वाले कौन लोग थे? यही जो एंटी उनकी मंडल। मंडल थे। अच्छा इसलिए उनका क्योंकि तो अच्छा इसलिए क्योंकि पुलिस उनकी प्रशासन लगा वो तो उनका है ना सारी जगह। हाँ। कह रहा हूँ ना कि मेरे पास जो सिक्योरिटी के लोग थे उसमें जो चौधरी साहब का जो जी जी जिंदगी भर सिक्योरिटी वाला वो मुझे वो निकलने नहीं देता था। जेएनयू से क्या करें, हाँ बोलता था आप तो था कर लूँगा निकलेगा। क्योंकि आपकी सुरक्षा का आप वास्ता। मतलब है ना वो सोचता था कि इनको मार देंगे लोग। अच्छा ये सर हमला इसलिए मतलब हुआ था, कपड़े फाड़ दिए थे कि भाजपा जो एज अ पार्टी विरोध नहीं की थी लेकिन उसके लोग विरोध में थे। नहीं वो मतलब है नहीं कि उन्माद है। हाँ आप आप लोग कुछ वहाँ कीजिए। मंडल को लागू पार्लियामेंट के भीतर हमको मारना चाहिए था उन्हें। अच्छा हाँ हाँ इसी तरह के भाव होंगे आपने क्यों नहीं किया? उनके साथ जो हैकल कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ना। जी जी इसके बाद उन्होंने बैठक की, अडवाणी जी उसमें थे। जी जी अब वो बैठक जो है वो पक्के तौर पर कहाँ हुई, कहाँ स्कीम बनी, लेकिन ये बनी कि ये योजना बनी कि मंडल का सीधा विरोध ना किया जाए। जी जी वो सोमनाथ से फिर जो राम का मुद्दा है ये ऐसे आया है। जी ये मंडल के चलते राम आया है, जी जी ये राम के लिए राम नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा का है। तो इसलिए वो उसको काउंटर इस तरह से किया गया। जी जी और ये भी जरूर है कि वो काउंटर जो है वो रथ निकला और उसको अडवाणी जी को गिरफ्तार कराने का जो मामला था तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नहीं होने दिया, जी क्योंकि बातचीत चल रही थी। अच्छा यानी वो रथ यात्रा जो है सरकार चल रही थी, तो वो रथ यात्रा जो है वो उसमें कोशिश कर रहे थे बीपी सिंह जी और बाकी लोग नेगोशिएट कर रहे थे, मध्यस्थता करके बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत बनी नहीं। अच्छा यहाँ अडवाणी जी आए भी और वार्ता भी चली, जी मुझको उसमें नहीं शरीक किया गया अच्छा अच्छा और मैं शरीक होना भी नहीं चाहता था। जी 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 मैं जानता था कि ये मंडल के कारण निकला है, कोई धर्म का मामला नहीं। नहीं और फिर यहाँ कुछ दिन ठहरने के बाद फिर वो बंगाल से या कहीं से फिर से यात्रा शुरू हुई। जी जी और फिर हम लोगों ने मतलब है ना जब बिहार में पहुँच गई रथ यात्रा, तो इसके बाद जो है वो हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में बीपी सिंह हम लोगों ने सबने बैठ के देखिए और सबसे ज़्यादा जो है वो फिर बातचीत करके लालू जी से, वहाँ लालू जी के आसपास भी सब लोग लगाए हुए थे। अच्छा उसमें शिवानंद तिवारी थे, नीतीश कुमार भी थे, ये सब लोगों को भी लगाए हुए थे। जी जी और तब लालू जी ने उनको समस्तीपुर में। समस्तीपुर में गिरफ्तार किया। अच्छा उसमें ये है कि वहाँ के जो डीएम थे वो तैयार नहीं हो रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा किसी और अभी तो को। मुझे जानकारी अच्छा नहीं है। अच्छा किसी और को शायद R.K. सिन्हा जो अभी नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, अच्छा अच्छा लेकिन वो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी।
वो कोई वहाँ वहाँ जो है वो जी झारखंड का एक है कोई मसानजोड़ के मसान पास जोड़ में गेस्ट हाउस रखा गया। हेलीकॉप्टर जाके ले चले जी गए। जी जी बस यही रोको लोग जी। चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर।